नमस्कार। स्वागत है आपका इसमें जहाँ पर हम लोग आपदा प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वह है फॉरेस्ट फायर या जंगल की आग। जंगल की आग कहिए, वनाग्नि कहिए या दावानल कहिए, तीनों एक ही बातें हैं। अंग्रेजी में इनको फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। जो फायर फॉरेस्ट को प्रभावित करे और यह एक प्राकृतिक आपदा की कैटेगरी में आने वाला पहलू है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई हैं या नई घटनाएं हैं। जब से जंगल होंगे तभी से जंगल की आग भी होगी। लेकिन आपदा का रूप धारण करने के पीछे समस्या ये है, या सबसे बड़ी वजह की अगर हम लोग बात करें तो वजह ये है कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ तरक्की कर रहे हैं, तथाकथित रूप से जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे समस्या और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फॉरेस्ट फायर की समस्या कैसे बढ़ती चली जा रही है? तो फॉरेस्ट फायर की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तीनों चीज़ें बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी भी, फ्रीक्वेंसी भी और इसका एरिया भी। वे भी क्षेत्र अब फॉरेस्ट फायर की चपेट में आने लगे हैं जो कभी फॉरेस्ट फायर से अछूते माने जाते थे या कम से कम अछूते रहते थे और वो ज़्यादा प्रभावित नहीं रहते थे। उनमें भी जंगल की आग देखी जा रही है, तो समस्या ज़्यादा गहन हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी पहलू के अंतर्गत फॉरेस्ट फायर को आपदा में शामिल किया जाता है, प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाता है। हालांकि कितना प्राकृतिक है, कितना यह कृत्रिम है, यह सब पढ़ाई लिखाई अध्ययन के उपरांत ही सारी चीज़ें समझ में आ पाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में भी देखें तो फॉरेस्ट फायर आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आइए इस फॉरेस्ट फायर की चर्चा करते हैं, वनाग्नि की चर्चा करते हैं। वनाग्नि क्या होती है, फिर इसके कारण क्या है, यह आपदा क्यों है, और आपदा क्यों है का मतलब हो गया कि इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव क्या है, फिर इसका प्रबंधन और भारत में इससे प्रभावित क्षेत्र। फायर तो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट नज़र में इसकी परिभाषा आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, वो परिभाषा यही हो सकती है कि वह सभी आग जो जंगलों में लगती है उसे फॉरेस्ट फायर कहेंगे। लेकिन टेक्निकली यह परिभाषा शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल क्या होते हैं इसकी भी परिभाषा अपनी अलग है। तो परिभाषित जंगलों में लगने वाली आग को ही फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। यानी कि वह अग्नि, वह आग, वह फायर जो ऐसे क्षेत्र में लगे जो कि आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट के द्वारा जंगल के रूप में, चाहे वह नेशनल फॉरेस्ट के रूप में किया गया हो, स्टेट फॉरेस्ट के रूप में किया गया हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्षेत्र के रूप में किया गया हो, उसको फॉरेस्ट कवर के रूप में किया गया हो। यानी कि अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट का वह एरिया है और उसमें कोई आग लगती है तो ही उसे फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। यानी कि परिभाषित वनों में लगने वाली आग, यानी कि हर वह आग वनाग्नि नहीं है जो कहीं पर भी लग जाती है, बल्कि जो जंगल परिभाषित किए गए हैं, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन्हीं जंगलों में जो आग लगती है उसे ही फॉरेस्ट फायर का नाम दिया जाता है। तो फॉरेस्ट फायर की परिभाषा भी, मतलब आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो फॉरेस्ट फायर की परिभाषा भी पूर्ण हो जाती है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो या फॉरेस्ट कवर मैप पे उसको दिखाया गया हो। तो दो चीज़ों पर जहाँ पर फॉरेस्ट दिखाया गया है, एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA और एक फॉरेस्ट कवर मैप FCM। तो इन दोनों के दायरे में जो जंगल आते हैं, जो फॉरेस्ट आते हैं, उन फॉरेस्ट में लगने वाली आग को ही जंगल की आग कहा जाता है। सवाल यह है कि जब जंगल की आग लगती है तो यह आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, कौन इसको पहचानता है, कौन इसको बताता है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स हैं। पहले सैटेलाइट इस जंगल में लगने वाली आग को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद वह रिकॉर्ड कहीं भेजा जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो जो सैटेलाइट कहें या इंस्ट्रूमेंट कहें, सेंसर्स कहें हम लोग तो ज़्यादा बेहतर है, जो सेंसर यूज़ किए जाते हैं हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए, वह एक है जिसको कहते हैं MODIS, मोडीज। इसका पूरा नाम है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। मॉडरेट मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग
स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। तो एक तो सेंसर हमारे पास ये है, जो सेंस करते हैं चीजों को, जो महसूस करते हैं। तो जो सेंसर्स हैं, एक तो वो एक मोडीज है, और दूसरा जो सेंसर यूज किया जाता है उसका नाम है SNPP, VIIRS। इसका जो पूरा नाम है वो है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, इसका पूरा नाम। और SNPP का जो पूरा नाम होता है वह है स्वामी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप। स्वामी नेशनल पोलर पार्टनरशिप, ये इनके पूरे पूरे नाम। सेंसर्स की मदद से हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट किया जाता है। तो पूरा नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यह बस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज मोडीज और स्नैप VIIRS, ये दो चीज़ों को याद रखिए आप। प्रीलिम्स के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेंसर यूज़ किए जाते हैं, किस सेंसर से यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट फायर के दायरे में क्या क्या आता है। तो कई आपदा प्रबंधन वैसे तो प्री के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार प्रबंधन से, इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं हम उसको बताने की कोशिश करूँ। अब देखिए क्या होता है जनरली कि एक जंगल है, एक वन है ना, यह एक वन है मान लेते हैं, ये पूरा वन का दायरा है, ये सब पेड़ पौधे हैं, इस तरीके से अपने हिसाब से होती। पेड़ पौधे कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह पर ही होते हैं, और पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। और जो सैटेलाइट फॉरेस्ट फायर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से डेटा कलेक्ट होता है हमारे पास, जहाँ से आंकड़ों का संग्रहण होता है, वे सैटेलाइट डेवलप किए गए हैं नासा, जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, और इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों की मदद से। और इन दोनों की मदद से जो सैटेलाइट यूज़ किए गए हैं, जो उपग्रह यूज़ किए जाते हैं, उसमें लगे हुए दो सेंसर, एक स्नैप और दूसरा मोडीज नाम के जो सेंसर हैं, यही डेटा देते हैं हमारे पास। और ये डेटा, इस डेटा से हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट फायर कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं। होता क्या है, ये जंगल है, ये किसी पृथ्वी की सतह के ऊपर है, या पृथ्वी की सतह मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के इस हिस्से में ये जंगल। इसी पृथ्वी का चक्कर ये सैटेलाइट लगाते हैं, इस तरीके से इसी पृथ्वी के चक्कर ये लगाते रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सैटेलाइट है, लाइट है हमारा, सैटेलाइट है। अब यह सैटेलाइट पूरी पृथ्वी के कक्षा में घूम रहा है। सैटेलाइट आपको पता है कि जो विषुवत रेखा के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं। तो उस विज्ञान में न जाते हुए हम लोग इतना ही समझने की कोशिश करते हैं, ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा रहा है। तो यह इनकी खासियत है, जो मोडीज और एक स्नैपवेट्स है, ये दिन भर में यानी कि 24 घंटे में 2 बार किसी एरिया को क्रॉस करते हैं। 12-12 घंटे के अंतराल पे ये 2 बार किसी एरिया को क्रॉस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या है कि ये जो मोडीज सेंसर है, यह लगभग, इसमें भी अब 2 पार्ट है, एक टेरा है और एक एक्वा है, इसके भी 2 हिस्से। तो जो टेरा वाला हिस्सा है वह 10:30 बजे करीब दिन में एक बार इस जंगल के ऊपर से, पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से मान लीजिए कि ये क्रॉस कर रहा है, तो 10:30 बजे का डेटा इसको मिल जाता है। 10:30 बजे तक अगर कोई आग लगी होगी तो उसकी खबर हम तक आ जाएगी। फिर जब चक्कर लगाते हुए दूसरी बार इसके ऊपर से आएगा तो उस समय रहेगा 10:30 PM, यानी कि एक बार दिन में एक बार रात में। तो 12-12 घंटे के अंतराल पर 2 बार एक दिन में डेटा हमें मिलता है मोडीज के एक पार्ट से, जिसको कहते हैं मोडीज टेल। इसी तरीके से मोडीज एक्वा जो है वह 1:30 बजे करीब क्रॉस करता है इसको, तो 1:30 बजे का डेटा मिल जाता है। स्नैप
1:30 बजे क्रॉस करता है, 1:30 बजे का डेटा मिल जाता है। तो कुल मिला जुलाकर एक दिन में 6 बार का डेटा भारत में मिलता है कि कहाँ पर किसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि देहरादून की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कहीं कहीं की भी बात करें, तो उस जगह के लिए हमारे पास 6 बार दिन भर में 6 बार डेटा आता है। अगर उस 6 बार में आग की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आग की पहचान हो जाती है, तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट हो जाता है, अदरवाइज फॉरेस्ट फायर हमारे क्वार्टर में नहीं आएगी। हो गई। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हैं, इनकी पकड़ में जब आएगा तभी आग लगेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आग लगी रहती है और ये डेटा पकड़ में नहीं आता है, आग पकड़ में नहीं आती है। कई बार आग का एग्जैक्ट लोकेशन इनकी वजह से नहीं मिल पाता है। इन दोनों में जो ज़्यादा एक्यूरेसी है या ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, वह है स्नैप वेयर्स। इसके पीछे इसकी टेक्निकल वजह है, इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो पर्पस इसका होता है, उसकी वजह से जो स्नैप VIIRS का डेटा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मोडी से। कई डेटा जो मोदीज के जो सेंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं फॉरेस्ट फायर के रूप में, उन सभी फॉरेस्ट फायर को वह आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, होता ये है कि जैसे थर्मल सेंसर है, ये बेसिकली किस किस सिद्धांत पे काम करता है, तो थर्मल सेंसर के आधार पे काम करता है। अब थर्मल सेंसर का मतलब हुआ कि यह कोई पृथ्वी का एरिया है, पृथ्वी का एरिया है, और इस पृथ्वी के एरिया पर अलग अलग, यहाँ पर जैसे मान लीजिए वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, इस जगह पर मान लीजिए कहीं पर ये माउंटेन है, इसको पहाड़ मान लेते हैं हम लोग। लीजिए फॉरेस्ट है, और ये मान लीजिए कहीं जैसे आग लगी हुई है, किसी जगह पर ऐसी आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो जब सैटेलाइट इनके ऊपर से जाता है, गुजरता है, मान लीजिए कि यह लाइट है, इसमें बहुत सारे इस जगह पर, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता किस तरह का दिखता है वो सेंसर, ये सेंसर लगा हुआ है। अब इसको इस सतह के ऊपर से क्रॉस करता है, क्रॉस करता है तो जल वाले भाग का टेम्परेचर कुछ और होगा, ये टेम्परेचर इसको सेंस कर रहा है, तो जल वाले टेम्परेचर का जल वाले हिस्से का टेम्परेचर X है, यहाँ पर उसको मिला कि टेम्परेचर Y है भाई, यहाँ पर मिला कि टेम्परेचर यहाँ पर Z है, बाकी जगह मान लीजिए कि ऐसे ही तापमान कुछ ना कुछ, जैसे T है, T है, T है तापमान, इस जगह पर तापमान Y इसको मिल रहा है, यहाँ पर तापमान इसको Y मिल रहा है। तो अलग अलग हिस्से में जब अलग अलग इसको तापमान मिला, तो इसने सबको अपने अंदर कैप्चर कर लिया, इसने सारा डेटा ले लिया। लेने के बाद अब इसने भेजा कि भाई इन दो स्थानों पर आग लगी हुई है, और ये कहाँ भेजता है अपना डेटा, ये डेटा कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता है डेटा, कलेक्ट करने के बाद स्टेशन पर भेजता है। स्टेशन पर, जैसे मान लीजिए हैदराबाद में स्टेशन है इसका, हैदराबाद में स्टेशन पर इसने ग्राउंड स्टेशन पर भेज दिया। अब ग्राउंड स्टेशन पर भेजने के बाद देखा जाता है कि दो जगह का तापमान आवश्यकता से ज्यादा है, यानी कि दो जगह का तापमान इतना ज्यादा है कि आग का ही तापमान हो सकता है, पृथ्वी का सामान्य तापमान नहीं। क्योंकि पृथ्वी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम लोग मान लेते कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर पहाड़ का तापमान कितना हो जाएगा, अगर बहुत ऊंचा पहाड़ है तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, उससे भी ऊंचा है तो माइनस में तापमान हो सकता है, बर्फ का तापमान आपको पता ही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकता है। पेड़ पौधों का तापमान कभी 40 डिग्री हो नहीं सकता, तापमान 50 डिग्री तापमान हो नहीं सकता इनका। वाटर बॉडी का तापमान 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री मान लीजिए हो गया, लेकिन यहाँ पर जो डेटा रीड किया उसने 70 डिग्री, 100 डिग्री इतना तापमान इसने रीड किया। अब 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री इतना अधिक जब तापमान रीड करता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो अब इसका ये मैप बनाया जाता है, इसका एक मैप बनाया जाता है इस लैंड मास का। मान लेते हैं कि यह सपोज कीजिए कि बिहार की तस्वीर है और बिहार का ये मैप है, ये बिहार का मान लीजिए कि मैप। बिहार में देखा गया कि भाई दो जगह आग लगी हुई है, एक यहाँ पे आग लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है आग, क्योंकि दोनों स्थान का तापमान ज़्यादा है। या फिर मान लीजिए कि एक और जगह ऐसा दिखाया गया कि ये आग लगी हुई है, ऐसे तापमान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या सबको उसी समय इमीडिएटली फॉरेस्ट फायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा? आंसर है कि नहीं किया जाएगा। अब जो बिहार का ये मैप है, इस बिहार के मैप को
ओवरलैप कराया जाएगा एक दूसरे मैप से। जैसे इसको ओवरलैप कराया जाए। अब इस मैप से जैसे ही हमने ओवरलैप करवाया तो ये कैसा मैप है? ये ऐसा मैप है जिसमें बिहार के जंगल का पूरा पिक्चर है, जंगल का डेटा है, फॉरेस्ट का डेटा है। तो पाया गया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला इतना इतना एरिया जो है, ये फॉरेस्ट कवर है बिहार का। ये एरिया फॉरेस्ट कवर है बिहार का। तो केवल इसी आग को फॉरेस्ट फायर कहा जाएगा, ध्यान रखना है। फॉरेस्ट फायर केवल इसी आग को कहा जाएगा और किसी को नहीं कहा जाएगा। इन तीनों को, चूंकि फॉरेस्ट फायर या फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कवर मैप से अलग हैं, ये एरिया आग लगी हुई है। हो सकता है किसी घर में आग लगी हो सकता है किसी के एग्रीकल्चरल लैंड में आग लगी हो सकता है किसी के खलिहान में आग लगी हो सकता है किसी की इंडस्ट्री में आग लगी आग हो सकता है, आग लगी है। लेकिन चूंकि यह एरिया फॉरेस्ट फायर के मैप से बाहर है, इसलिए इन तीनों आग वाले क्षेत्र को फॉरेस्ट फायर के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। फॉरेस्ट फायर के रूप में आइडेंटिफिकेशन केवल इसी हिस्से का होता है जो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। ये किसने किया भाई? हैदराबाद। अब यहां से जब इस डेटा का इंटरप्रिटेशन हो जाता है, डेटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं, डेटा का एनालिसिस हो जाता है, तो यह इंफॉर्मेशन कंसर्न स्टेट को भेज दिया जाता है या कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। अब चूंकि ये बिहार में आग लगी हुई है, तो उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की सरकार को यह खबर भेज के कोई फायदा है नहीं। तो बिहार की अथॉरिटी को, बिहार की सरकार को वहां से, उस ग्राउंड स्टेशन से जो सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करता है, वह ग्राउंड स्टेशन बिहार गवर्नमेंट को डेटा भेज देता है। डेटा चला गया। डेटा जाने के बाद क्या होता है कि अब बिहार की गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग मैसेज अलर्ट जारी करती है और संबंधित क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा का पूरा तरीका होता है, पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म होती है फॉरेस्ट फायर को आइडेंटिफाई करने की। आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं होता है। कर लिया, गवर्नमेंट के पास चला गया, अथॉरिटी के पास चला गया, उसके बाद वो लोग मैनेज करते हैं। चलिए आइए इसके कारण को देखते हैं हम लोग पहले, फिर दोबारा इस पे लौट के आएंगे और देखेंगे कि इनके साथ समस्याएं क्या क्या है। फायर के कारण, एक होता है नेचुरल या प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। में अत्यधिक तापमान, प्राकृतिक कारण में वायु, या इसको आप लू लिख सकते हैं या फिर हीट वेव लिख सकते हैं। इसमें घर्षण लिख सकते हैं, इसमें अत्यधिक शुष्कता लिख सकते हैं, इस जगह पर मृदा आर्द्रता की समाप्ति या कमी लिख सकते हैं। वर्षा की कम मात्रा लिख सकते हैं। ये सारे कारण यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ये प्राकृतिक कारण है। दूसरी तरफ मानवीय कारणों की अगर हम लोग बात करें, तो मानवीय कारण में जाता है कि लाइटर, या सबसे पहले तो है कि कृषि क्षेत्र में आग लगाना, अग्नि पैदा करना। दूसरा हो जाता है के कुछ भाग को साफ करना, कुछ भाग को जलाने का प्रयास करना, जिसको कहते हैं हम लोग झूम कृषि। जानबूझकर आग लगाना, भूलवश दुर्घटना हो जाए। भूलवश दुर्घटना का मतलब होता है कि जैसे किसी ने बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, माचिस, जलती हुई तिल्ली,
फिर है जानवरों से सुरक्षा के लिए। कुछ कारण है फॉरेस्ट फायर के जो मानवीय और प्राकृतिक, नेचुरल एंड ह्यूमन, को बांटा जा सकता है। जनरली तो जो हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में कि जब से जंगल है तभी से आग है, तो जब से जंगल है तब से कौन सी आग है? तो जंगल के साथ जो आग पैदा हुई थी वह प्राकृतिक आग पैदा हुई थी। मनुष्य ने क्या किया कि इसको मानवीय रूप देना शुरू कर दिया। तो नेचुरली फॉरेस्ट में फायर होना चाहिए, फॉरेस्ट फायर होना भी चाहिए। फॉरेस्ट फायर के अपने कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि वायुमंडल में कुछ आर्द्रताग्राही कणों की उपस्थिति हो जाती है, जो परावर्तिता होती है वायुमंडल की वो मेंटेन रहती है, तो इसलिए फॉरेस्ट फायर जरूरी भी है। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक जंगल में आग लगने लगे, आग की उपस्थिति आग की आवश्यकता से अधिक हो जाए, तब इसे आपदा कहा जाता है और इसीलिए भारत में फॉरेस्ट फायर एक आपदा के रूप में देखी जाती है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं दो चीजों से मिलकर बने। एक तो ग्लोबल वार्मिंग तथा कथित रूप से जो वैश्विक तापन होता है, और दूसरा मॉनसून की विश्वसनीयता का कम होना। इन दोनों कारणों से यह प्राकृतिक वजह बने हुए हैं जिसकी वजह से आग लगती है। हो रहा है तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यही कर सकते हैं कि उस पूरे ग्लोबल लेवल पर उस वार्मिंग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेवल पे अगर वार्मिंग बढ़ेगी, अगर वैश्विक जगत पर तापमान बढ़ेगा तो उस तापमान का प्रभाव भारत पर भी दिखाई देगा और निश्चित रूप से दिखाई देगा, और यही हो भी रहा है। दूसरा, जो हम लोग पॉल्यूशन करते चले जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन होने की वजह से अकोमुलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, अकोमुलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, इस काले कार्बन का या पोल्यूटेंट का अकोमुलेशन यानी कि केंद्रीकरण, एकत्रीकरण पर्वतीय क्षेत्रों में होने लगा, जहां पर परावर्तिता या एल्बिडो प्रभावित होता है, कम होता है। और प्रभावित होने के चलते जब एल्बिडो जब कम होता है तो उसकी वजह से अवशोषण की मात्रा बढ़ती है, और बढ़ी हुई अवशोषण की वजह से तापमान में वृद्धि होती है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। जब शुष्कता हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, मान लीजिए कि 1-2 साल तक बारिश हुई नहीं या बारिश आवश्यकता से कम हुई, औसत से कम हुई, आवश्यकता का मतलब कि उस क्षेत्र के औसत वर्षा की तुलना में वर्षा कम होती, तो आपको सूखे में हम लोग बता ही चुके हैं कि सूखे, शुष्कता से सूखे की कंडीशन पैदा होने लगती है। पहले मौसमी सूखा होता है, फिर जलीय सूखा होगा, फिर मृदा सूखा, कृषि सूखा, ऐसे सूखे देखने को मिलते हैं। सूख गया, मॉइस्चर सारा खत्म हो चुका है, मिट्टी में भी मॉइस्चर नहीं है, तो जो पेड़ पौधे हैं उनके भी मॉइस्चर समाप्त हो जाते हैं, बाष्पोत्सर्जन में खर्च हो जाते हैं। पेड़ पौधे एकदम सूख गए, शुष्कता अपने चरम पे है, तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में हीट वेव या गर्म हवा या लू इसको कहते हैं। तो हीट वेव का मतलब है, अगर तो एरिया प्लेन है यानी कि मैदानी क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, या अगर हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, तो उसे हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी और भी कुछ कंडीशन है हीट वेव। कहने का मतलब यह है कि 30 या 40 डिग्री क्रमशः पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है, हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और मृदा में आर्द्रता नाम की चीज़ नहीं है, पेड़ पौधे एकदम सूखे पड़े हैं, वर्षा है नहीं, तापमान बढ़ा हुआ है, तो जब ऐसी हवा उस जंगल में प्रवेश करती है तो जंगल की टहनियों के बीच में घर्षण होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से उष्मा और निकलती है। अपने हाथ को रगड़ के आप देखिए, 2-3 घंटे आप रगड़िए ऐसे अपने हाथ को, आपको आइडिया लग जाएगा कि उष्मा निकलती है। तो जब पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराती हैं, उसमें जल का संचयन नहीं रह गया है, पूरी तरह से शुष्क है, तो उसमें आग पकड़ लेती है। प्राकृतिक कारक तो यही। इसलिए जब जब एल नीनो का समय होता है तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र वनाग्नि से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और ला नीना के समय क्योंकि बारिश होती है उन क्षेत्रों में, जिससे वहाँ पर जंगल में आग की खबरें कम ही आती हैं। आग की खबरें केवल भारत से ही नहीं, अमेजन के जंगलों में लगी हुई आग से भी आई। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर बहुत लंबे समय तक चला, वहाँ पर भी आपने देखा ही होगा। तो आग लगने की घटना ये बढ़ती जा रही है पूरे दुनिया भर में, और इसलिए भारत में भी इसकी बढ़ती हुई मात्रा, बढ़ती हुई संख्या, बढ़ती हुई आवृत्ति और बढ़ती हुई गहनता दिखाई देती है। हीट वेव की वजह से कुल मिलाजुलाकर जंगल में आग लग जाती है। मानवीय कारणों की तरफ जाएं और मानवीय कारणों की बात करें तो एक एक करके इसको समझ लीजिए। इन सबसे आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे ही होंगे। जैसे कई बार ये होता है कि जो रबी फसल की कटाई होती है हमारी मार्च अप्रैल में, रबी फसल की कटाई हो गई, कटाई होने के बाद यही मार्च अप्रैल का जो समय है का उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब
कि विषुवत रेखा से भारत की तरफ, कर्क रेखा की तरफ सूर्य आना शुरू हो जाता है। और जब विषुवत रेखा से भारत की तरफ ये सूर्य आना शुरू हो जाता है तो भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। खेतों से फसल कट चुकी है, रबी फसल यानी कि गेहूं की फसल कट चुकी है। अब गेहूं के जो डंठल बचे होते हैं, गेहूं के नीचे का जो हिस्सा बचा होता है जिसको पराली कहते हैं ना, तो जो पराली बचा होता है उस पराली में लोग आग लगा देते हैं। मार्च अप्रैल का महीना अपने आप में इतना शुष्क महीना होता है, इतना सूखा हुआ होता है कि लोगों में आग लगी रहती है। यानी कि अपने शरीर पे आप अपने नाखून चलाइए, आपका नाम लिख जाएगा। आपके शरीर में मॉइस्चर की इतनी कमी है कि सफेद सफेद दाग पड़ जाएंगे, लाइनिंग आ जाएगी। खरोंच एक मारिए हाथ पे, स्किन पे, इतनी ड्राई स्किन हो चुकी है। पुआल होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं, ये सब सूख चुके हैं पूरी तरह से और बुरी तरह से। ठंड जा चुकी है, शुष्कता चरम पे है, और ऐसे में लोग आग लगाने जाते हैं खेतों में। खेतों में आग लगाने गए और उसी समय चलने वाली जो हवा है, हवा की लपट अगर नियंत्रण से बाहर है और जंगल तक पहुंच जाए तो जंगल में आग लग के जंगल खत्म हो सकता है, जंगल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो कृषि क्षेत्र में अग्नि लगाना, आग लगाना। और कृषि क्षेत्र में क्यों लगा रहे हैं लोग? कि उस पराली को काटना ना पड़े, उस पराली को के ऊपर खर्च ना करना पड़े, उस पराली के ऊपर मेहनत ना करनी पड़े, और खेत हमारी तैयार होकर अगली फसल के लिए पूरी तरह से रेडी हो। जंगल के कुछ भाग को जलाने का प्रयास, यानी कि झूम कृषि या झूम फार्मिंग जिसको कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। तो ये उत्तर पूर्व के राज्यों में ज़्यादा किया जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में क्या किया जाता है कि जंगल काट दिया गया, और जंगल काटने के बाद वहाँ पर खेती बाड़ी लोग करते हैं, और जंगल की सफाई करने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। तो अगर वह आग का नियंत्रण आपके बुत्ते के बाहर की हो गई, वह नियंत्रण से बाहर होने के उपरांत वह आग जंगल के उन हिस्सों में भी फैल जाती है जिसको जलाना उस समय तत्कालिक मकसद नहीं रहा होगा। तो गलती से, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि जलाना केवल हम ये एरिया चाह रहे थे, ये एरिया चाह रहे थे, और जल पूरा ये गया, चक्कर में पूरा हाथ जल गया, ऐसा हो जाता है। जानबूझकर आग लगाना, कई लोग खुराफात करते हैं, जंगल में ले जाके आग लगा देते हैं। या कई बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भी आग लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी जंगल से लकड़ी काटना प्रतिबंधित, जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, और कुछ ऐसी विवशता है, मजबूरी है कि लकड़ी काटनी पड़ रही है, स्मगलिंग के लिए भी हो सकता है। और दूसरा, लोगों को ईंधन चाहिए, तो उसी जंगल के अलावा दूसरा उनके पास विकल्प है नहीं, उसी जंगल से जाके वो लकड़ी काटते हैं। अब लकड़ी काटना जुर्म है, तो अपनी चोरी को छुपाने के लिए, कई बार आपने देखा होगा ना कि मर्डर के बाद लाश के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जमीन में रख दिया जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है जमीन के नीचे बहुत अंदर तक, अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो ऐसे ही जंगल से लकड़ी काट के गलती कर दी, और गलती करने के बाद आपने क्या किया कि गलती छुपाने के लिए उस पूरे इलाके में जहाँ से आपने लकड़ी काटी है वहाँ पर आग लगा। जब लोगों का ध्यान आग लगाने के ऊपर चला जाएगा, कोई खोज में, कोई निगरानी में, कोई जांच में, परीक्षा में आपकी गलती ना पकड़ी जाए, इसलिए आपने जंगल को आग के हवाले कर दिया, स्वाहा हो गया जंगल पूरा। भूलवश या दुर्घटनावश कई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं जंगलों में, कई लोगों के घरों के रास्ते में जंगल पड़ते हैं, तो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए जाते हैं, पीते हैं, आखिरी कश के बाद बीड़ी या सिगरेट का जो बट होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसको जलता हुआ ही छोड़ देते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले क्या करते हैं, सिगरेट पियेंगे और जो नीचे का हिस्सा जब उंगलियां जलने लगती हैं तो सिगरेट के उस हिस्से को नीचे गिरा देते हैं और लात से या पैर से उसको दबा देते हैं, मसल देते हैं, ताकि वह आग वहीं पर दब जाए, खत्म हो जाए। आप चल रहे हैं रास्ते में और आप सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट पीकर आपने फेंका, और फेंक कर दबाने के लिए आप खड़े नहीं रहे, क्योंकि आप चल रहे हैं, आप गति में, आप चलते चलते निकल गए। आपको आपको एहसास है, आपको ये पता है, या आप ये सोच के चलते हैं कि भाई छोटी सी आग है, चिंगारी है, बुझ जाएगी थोड़ी देर में अपने आप में। अगर वह सिगरेट, बीड़ी या माचिस की तिल्ली या लाइटर, लाइटर के माचिस की तिल्ली, बीड़ी और सिगरेट अगर गलती से ऐसी जगह पर पड़ गई जहाँ पर कुछ पत्ते रखे हुए, जहाँ पर कुछ घास सूखी हुई, तो उस घास में धीरे धीरे चिंगारी पकड़नी शुरू हो जाती है। फिर वह चिंगारी दो चार पत्तों को अपने कब्जे में ले लेगी, उन पत्तों से जंगल में धीरे धीरे आग फैलती जाती है, और देखते ही देखते पूरा जंगल इसकी चपेट में आ जाता है। तो आपने जानबूझकर नहीं किया, आपसे गलती से हो गया, भूलवश हो गया। आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। आपने तो पी के केवल इस मंशा के साथ फेंक दिया था कि अपने आप ही वहाँ पर आग बुझ जाए। कई बार लोग लाइटर जलाते हैं, लाइटर के साथ वहाँ पर खेलने कूदने लगते हैं, पत्ता जल रहा है कि नहीं, ये जल रहा है कि नहीं, जलता हुआ पत्ता फेंक दिया, फिर उससे आग पकड़ लेती है, आग जल जाती है। फिर है जानवरों से सुरक्षा के लिए, जो इन जंगलों के क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वे खेती बाड़ी करते हैं, तो कुत्तों को खाने के लिए कई बार जंगली जानवर आ जाते हैं, और जंगली जानवरों से भिड़ने में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे संसाधन खर्च करना पड़ता है। तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करते हैं कि मशाल जैसा कुछ
जला लेते हैं, और कहीं कहीं छोटे एरिया में अलाव जैसा कुछ जला देते हैं ताकि आग को देख के जानवर उस हिस्से में प्रवेश करने की हिम्मत ना करे, दूर से ही भाग जाए और इनके खेतों की रक्षा हो सके, खेत बर्बाद ना हो। तो और वही आग नियंत्रण से फिर से बाहर हो जाती है, और जहाँ पर जानवरों से बचने के लिए लगाई गई आग थी, वह आग बहुत बुरी तरह से पूरे जंगल को चपेट में लेके जंगल को खत्म कर देती है। ये सारे कारण हैं। तो दर्द की बात क्या है? दुख और दर्द की जो बात है वो ये है कि भारत में आग के ज्यादातर कारण ये वाले हैं। भारत में आग के जो कारण है वो नेचुरल नहीं है। आग के जो कारण है, आग के जो पीछे का रीजन है, वजह है, जड़ है, वो मानवीय है, ह्यूमन है। इनमें से कोई एक कारण जंगल में आग के पीछे होता है। नेचुरल है फिर समझ में आता है, भाई सूखा पड़ गया, क्या करें, गर्म हवा की वजह से लग गया, क्या करें। लेकिन यह तो बचाया जा सकता था ना, इस आग को तो बचाया जा सकता है, इस आग से बचा जा सकता है, इस आग से जलने वाले जंगलों की रक्षा की जा सकती थी, लेकिन ऐसा होता है। देखिए, तो फिर क्या करें भाई? आपदा क्यों है, इसको आपदा की कैटेगरी में क्यों रखें? इससे पहले आपको देखना होगा कि भारत में वनाग्नि से कैसे प्रभाव पड़ता है। भारत में वनाग्नि, तो भारत में जो वनाग्नि है वो ये है, लगभग मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, लगभग 54% जो जंगल है सीजनल, ओकेजनल फायर्स, मतलब कि कभी कभार आग लगने की घटना, समय समय पर इसमें आग लगता रहता है। समय समय पर इसमें आग लगने की घटना होती रहती है। तकरीबन 7% 7% जो वन है वो मॉडरेट फॉरेस्ट फायर के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वह सामान्य है, इनसे ज़्यादा है। जहाँ पर कभी कभार जैसे मान लीजिए कि साल में एक बार आग लग गई, 2 साल में एक बार आग लग गई, तो यहाँ पर साल में 3 बार 4 बार आग लग जाती है, और लगभग 2